फर्स्ट ईयर के तमाम स्टूडेंट्स को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री के लेक्चर के साथ मैं हूं काज़िम खान। आज आप लोगों को फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 मैंने स्टार्ट करना है। केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 शुरू करने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि आपकी जो फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री है इसमें 11 चैप्टर्स हैं। अब इन 11 चैप्टर में से 85 मार्क्स का पेपर बनेगा। आपका जो फर्स्ट ईयर का पेपर होगा वो 85 मार्क्स का होगा। अब उसकी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होगी, सबसे पहले तो मैं स्टूडेंट्स आपको ये बताता चलूं। सबसे पहले जो टोटल मार्क्स हैं वो 85 हैं। जो पहला क्वेश्चन होगा वो MCQs का होगा और 17 MCQs आएंगे, यानी कि 11 चैप्टर और 17 MCQs। इट मीन्स कि कुछ चैप्टर में से 2 MCQs होंगे, 2-2, और कुछ चैप्टर में से 1-1 MCQs होगा। इसके बाद जो आपका दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन होगा, दूसरा वो शॉर्ट क्वेश्चन वाला पोर्शन होगा। उसमें आपको 12 शॉर्ट क्वेश्चन दिए जाएंगे और आपने 8 अटेम्प्ट करने होंगे, यानी कि 16 मार्क्स का ये पोर्शन होगा। तीसरा वो भी शॉर्ट क्वेश्चन वाला होगा, उसमें भी आपको 12 दिए जाएंगे, आपने 8 करने होंगे, वो भी 60 मार्क्स का होगा। जो चौथा क्वेश्चन है वो भी शॉर्ट क्वेश्चन वाला पोर्शन है, उसमें 9 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे और आपने 6 करने होंगे, वो 12 मार्क्स का पोर्शन होगा। अब टोटल मार्क्स इन शॉर्ट क्वेश्चन 44 हो जाएंगे, क्योंकि आपने 22 शॉर्ट क्वेश्चन, 8, 16 और 6, 22, आपने 22 शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे और 44 मार्क्स के होंगे शॉर्ट क्वेश्चन। जबकि टोटल लॉन्ग क्वेश्चन आपको 5 दिए जाएंगे और आपने 3 करने होंगे। अब देखें 11 चैप्टर में आप लोगों को तकरीबन 5 शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन का मतलब है कि हर लॉन्ग क्वेश्चन के 2 पोर्शन होंगे, 2 पार्ट होंगे, A और B, तो वो 10 लॉन्ग क्वेश्चन बन जाएंगे। चैप्टर 11 लॉन्ग क्वेश्चन 10। इट मीन्स कि वो एक चैप्टर को छोड़ देगा और वो चैप्टर नंबर 2 है। चैप्टर नंबर 2 में से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं बनता, बाकी 10 चैप्टर बचेंगे, उनमें से 1-1 लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा। तो अब स्टूडेंट्स टोटल लॉन्ग क्वेश्चन में 24 मार्क्स होंगे। अब देखें स्टूडेंट्स, MCQs में 17 मार्क्स, शॉर्ट क्वेश्चन में 44 मार्क्स और लॉन्ग क्वेश्चन में 24, तो ये 85 मार्क्स का आपका पेपर होगा। और तकरीबन इसमें 27 वाला पास होता है, लेकिन 85 में से 85 भी काफ़ी स्टूडेंट्स के आते हैं, तो आप लोगों के भी इंशाल्लाह आएंगे, आप लोग इसमें हार्ड वर्क करेंगे। अब हम शुरू करने लगे हैं केमिस्ट्री 11 चैप्टर नंबर 1, बेसिक कॉन्सेप्ट्स। अब मैं आपको बताता चलूं, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि व्हाट इज केमिस्ट्री। केमिस्ट्री क्या चीज होती है? केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ मैटर। केमिस्ट्री में हम मैटर की कंप्लीट स्टडी करते हैं। अब मैटर की कंप्लीट स्टडी में आप लोगों को मैटर की कुछ चीजें स्टडी करनी होंगी, जिस तरह स्ट्रक्चर ऑफ मैटर है, कंपोजिशन ऑफ मैटर है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर है। आप लोगों ने केमिस्ट्री में मैटर की कंपोजिशन को, मैटर की प्रॉपर्टीज को, मैटर की जो स्ट्रक्चर है आपने, और केमिकल रिएक्शन जो उसमें होते हैं आपने उनको डिस्कस करना है। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज एंड केमिकल रिएक्शन ऑफ मैटर, वो केमिस्ट्री है। और जितने उसमें लॉज यूज होते हैं, जितनी उसमें चेंजिंग यूज होती हैं और जिन लॉज के अंडर वो चेंजिंग होती हैं, आपने वो भी डिस्कस करनी है। अब स्टूडेंट्स पहले चैप्टर का नाम है बेसिक कॉन्सेप्ट। अगर आप लेक्चर फ्लो देखें तो हम इंट्रोडक्शन ऑफ एटम को डिस्कस करेंगे और फिर एविडेंस ऑफ एटम को डिस्कस करेंगे। एटम के इंट्रोडक्शन और एविडेंस, एविडेंस का मतलब होता है सबूत, हम एटम के सबूत को भी देखेंगे। अब स्टूडेंट्स मैं एटम का आपको अगर लफ्जी मतलब बताऊं तो ए से मुराद नॉट और टर्म से मुराद कट। नॉट कट, नॉट कट का मतलब होता है जिस चीज को काटा ना जा सके, जिस चीज को तोड़ा ना जा सके, जिस चीज को डिवाइड ना किया जा सके, जो इनडिविजिबल हो, जो नाकाबिल तकसीम हो, जिसको आप तकसीम नहीं कर सकते, वो एटम होता है। अगर आप लॉन्ग टाइम एगो, अगर आप केमिस्ट्री की अर्ली जो हिस्ट्री है उसको देखें तो उस टाइम ये सोचा जाता था कि ये जो मैटर होता है, मैटर क्या चीज है? एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, हर वो चीज जो वजन रखती हो
और जगह घेरती हो वो मैटर होती है। तो अगर आप अर्ली एज को देखें तो सोचा जाता था कि जो मैटर होगा वो छोटे छोटे स्मॉलेस्ट पार्टिकल से मिलकर बनता है। अगर आप ग्रीक फिलासफरों को देखें तो वो भी यही कहते थे कि अगर हम मैटर को डिकम्पोज करें, यानी कि मैटर को तोड़ें, तो वो छोटे छोटे यूनिट में कन्वर्ट होता जाएगा और एक ऐसा बेसिक यूनिट आ जाएगा जो आगे डिवाइड नहीं हो सकेगा। यानी कि मैटर डिवाइड करते जाओ, मैटर डिवाइड होता जाएगा, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि इतना छोटा बेसिक यूनिट, इतना छोटा स्मॉलेस्ट पार्टिकल हासिल होगा जिसको आप आगे डिवाइड नहीं कर सकोगे। उस स्मॉलेस्ट पार्टिकल को ग्रीक यानी कि यूनानी फिलासफरों ने एटम का नाम दिया। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मैं आपको एक सेब देता हूं और एक चाकू देता हूं। मैं कहता हूं चलो जी इसको काटो। आप पहले उस सेब के 2 टुकड़े करते हैं, फिर आप उसके 4 टुकड़े करते हैं, फिर उसके 8 टुकड़े करते हैं। आप उस सेब के टुकड़े करते जा रहे हो और वो सेब डिवाइड होता जा रहा है। लेकिन एक टाइम ऐसा भी आएगा जब आप कहोगे सर अब ये इतना छोटा टुकड़ा हमारे पास हासिल हो चुका है, इतना स्मॉलेस्ट पार्टिकल हमारे पास हासिल हो चुका है जो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता। लिहाजा उस छोटे से छोटे टुकड़े को, उस स्मॉलेस्ट पार्टिकल को जो आगे डिवाइड ना हो सकता हो, जो आगे काटा ना जा सकता हो, आप एटम का नाम दोगे। अब उसके बाद काफी साइंटिस्ट है जिन्होंने एटम की हिस्ट्री को बयान किया। इसमें डेमोक्राइटस है, ये इसकी हिस्ट्री है। डेमोक्राइटस ने भी एटम के बारे में यही बातें बताई कि एटम इतनी छोटी चीज है, बल्कि एटम एटमोस से निकला है, और एटमोस का मतलब होता है इनडिविजिबल, यानी कि नाकाबिल तकसीम पार्टिकल, जिसको डिवाइड ना किया जा सके। अब ग्रीक फिलासफर, इन लोगों का जो कॉन्सेप्ट था एटम के बारे में वो किसी हद तक ठीक था, लेकिन एक्सपेरिमेंटल एविडेंस नहीं था। उनके पास कोई तजर्बाती सबूत नहीं था, जिसकी वजह से वो लोग थोड़े पीछे रह गए केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री की जो रिसर्च है उसमें थोड़े पीछे रह गए। फिर 1888 को एक इंग्लिश स्कूल टीचर जॉन डाल्टन ने एटम का कॉन्सेप्ट पेश किया। इससे पहले 17वीं सेंचुरी में देखो तो एटम की क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव स्टडी हो चुकी थी। एटम भी किन से मिलकर बना है, एलिमेंट से किस तरह बना है, वो सारी स्टडी हो चुकी थी, लेकिन एक्सपेरिमेंटल एविडेंस का पता नहीं था। 1808 को इंग्लिश स्कूल टीचर जॉन डाल्टन ने 2 लॉ पेश किए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर और लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। उसमें भी उसने एटम की एक एटॉमिक थ्योरी पेश की। उसका जो मेन पॉइंट था वो ये था कि एटम इतनी छोटी चीज है, इतना स्मॉलेस्ट पार्टिकल है कि वो डिवाइड नहीं हो सकता। यानी कि जब मैटर को आप डिवाइड करते हो तो एक ऐसा बेसिक यूनिट, एक ऐसा स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है जो डिवाइड नहीं होता, उसे एटम कहा जाता है। उसके बाद एटम की जो डेफिनेशन पेश हुई वो ये थी कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। एटम एलिमेंट का वो छोटे से छोटा टुकड़ा विच कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेता हो। ये डेफिनेशन है एटम की। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। अब कुछ एटम स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो आजादाना तौर पर रह सकते हैं, कुछ एटम ऐसे होते हैं जो आजादाना तौर पर अपना वजूद बरकरार नहीं रख सकते। अब जो आजादाना तौर पर रह सकते हैं वो नोबल गैसेस के एटम हैं, जिसमें हीलियम, नियोन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन और रेडॉन है। जबकि जो आजादाना तौर पर अपना वजूद बरकरार नहीं रख सकते, ये नोबल गैसेस आजादाना तौर पर रह सकते हैं। जबकि जो आजादाना तौर पर इंडिपेंडेंटली अपना वजूद बरकरार नहीं रख सकते, उनमें हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया और ऑक्सीजन हो गया। तो ये एटम की स्टूडेंट्स डेफिनेशन है जो अक्सर पेपर में 2 नंबर में आया करती है। अब आपने इंट्रोडक्शन को देखना है, ग्रीक फिलासफर डेमोक्रेटस जॉन डाल्टन के कॉन्सेप्ट के बाद आपने एटम की डेफिनेशन और ये चीज। इसके बाद अगर आप मॉडर्न रिसर्च की तरफ जाते हो, जो एटम के ऊपर मॉडर्न रिसर्च हुई, उस मॉडर्न रिसर्च से हमें यह पता चला कि एटम डिवाइड हो सकता है। देखें, ये सारे लोग कहते थे, ग्रीक फिलासफर, डेमोक्रेटस, ये सारे लोग कहते थे कि एटम डिवाइड नहीं हो सकता, लेकिन मॉडर्न रिसर्च कहती है कि एटम डिवाइड हो सकता है। और जब एटम को डिवाइड किया जाएगा तो तकरीबन नियर अबाउट 100 सब एटॉमिक पार्टिकल वहां से बनेंगे, और उनमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, हाइप्रोन, न्यूट्राइनो और एंटी न्यूट्राइनो, ये मैंने काफी लिखे हैं। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, ये फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम है। ये एटम के बेसिक जो है ना ज़रात हैं, बेसिक पार्टिकल्स हैं। अब स्टूडेंट्स, एटम की हिस्ट्री में अगर आप जे बर्जीलियस को देखो तो जे बर्जीलियस
स्वीडिश केमिस्ट था, इसने, इसका जो एज है वो 1779 से 1848 तक है। इसने आमतौर पर एटॉमिक मासेस जो एटम के होते हैं वो भी फाइंड आउट किए, और वो एटॉमिक मासेस इतने करेक्ट फाइंड आउट किए कि वो मॉडर्न जो रिसर्चेज हैं उनके बिल्कुल वो करीब करीब हैं। और उसके अलावा इसने सैंपल किस तरह देना है वो भी मेथड इंट्रोड्यूस करवाया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज अक्सर पेपर में आता है, आपको ये भी आना चाहिए। इसके बाद एविडेंस ऑफ एटम, ये जो मैंने लिखा है एविडेंस ऑफ एटम, एटम का सबूत, एटम की गवाही, एटम की शहादत, एविडेंस। स्टूडेंट्स, किसी भी चीज को देखने के लिए एविडेंस, अगर आपने सबूत उसका देखना है तो कुछ चीजें होनी चाहिए। सबसे पहले देखने वाली आंख होनी चाहिए, उसके बाद वो चीज होनी चाहिए जिसको आप देखना चाहते हो, जिसको आप देख रहे हो। अब मसलन मैं किसी भी चीज को, मैं एक एलसीडी लगी हुई है, मैं उसको देखना चाहता हूं। अब वो एलसीडी ऑब्जेक्ट है जिसे मैं देखना चाहता हूं, और क्योंकि मैं देख रहा हूं तो मेरी जो आईज है वो एक किस्म की माइक्रोस्कोप है, वो जो है ना मैं उससे देखूंगा, वो लेंस है, माइक्रोस्कोप है। तो अगर आप देखें केमिस्ट्री में एटम के एविडेंस को, तो जो आम माइक्रोस्कोप होती है वो पॉसिबल ही नहीं है कि वो एटम को दिखा सके। इसके लिए हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आमतौर पर यूज करते हैं, वो भी नियरेस्ट पॉसिबिलिटी है कि वो उसके, हम उसको जो है ना ऑब्जर्वेशन में ले आए। अब देखें क्यों नहीं देख सकते स्टूडेंट्स, जो आम माइक्रोस्कोप होती है वो तकरीबन किसी भी चीज को, इतनी छोटी चीज को दिखाती है जिसका साइज 500 नैनोमीटर होता है, यानी कि 500 नैनोमीटर। अगर आप इसको मीटर में देखें तो 1 नैनोमीटर में 10⁻⁹ मीटर्स होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कि एक आम माइक्रोस्कोप कितने तक दिखा सकती है, किस जिस्म की जो साइज है, तो आप कहोगे 500 नैनोमीटर। अब जो एटम का साइज है वो इससे भी कम है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है उसमें नॉर्मली हम बीम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लगाते हैं। क्योंकि बीम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन विजिबल लाइट, देखें आप एक चीज को देख रहे हो, आपकी देखने वाली जो लाइट है अगर वो उस चीज से छोटी होगी तो वो उसको दिखा देगी। अब एटम इतना छोटा है कि देखने वाली लाइट से भी छोटा है, इतना स्मॉल है। वो लाइट कहती है भाई मुझे नजर नहीं आ रहा एटम, मैं एटम को देख ही नहीं पा रही। अब कहने का मतलब क्या हुआ कि एटम उससे भी छोटा है। अब बीम्स ऑफ लाइट इलेक्ट्रॉन क्यों यूज करते हैं, वो इतने छोटे हैं कि वो कम से कम एटम का हमें कुछ ना कुछ अक्स दिखा देते हैं। बाकी जितनी भी लाइट्स हैं वो जवाब दे देती हैं, वो कहती हैं भाई एटम तो हमसे भी छोटा है, हम कैसे देख सकते हैं उसको, जो हमें नजर ही नहीं आ रहा वो इतना छोटा है। तो बीम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन आमतौर पर यूज करते हैं। अब आमतौर पर जो है ना साइंटिस्ट ने ग्रेफाइट को, जो कि कार्बन का एक एलोट्रोपिक फॉर्म है, ग्रेफाइट को 15 मिलियन टाइम मैग्नीफाइड करके देखा। तो फिर वो आपकी बुक में डायग्राम भी उसकी है, तो आपने उसको देख लेना है। तो वो ब्राइट लाइट्स वगैरह लाइंस उनको शो हुई, तो वो आपने इसको जो रीड कर लेना है। फिर 19वीं सेंचुरी में आमतौर पर जब एक्सरे स्टडी की गई एटम की, तो जो एटम का डायमीटर था वो 2 × 10⁻10 मीटर था। अगर नैनोमीटर में देखो तो 0.2 नैनोमीटर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। फिर आप मासेस रेंज देखें तो ये 10⁻27 to 10⁻25 kg था, ये भी बड़ा अहम एमसीक्यूज है। और फिर आमतौर पर अगर आप एटॉमिक मास यूनिट के साथ इसका मवाजना करें तो 1 AMU में 1.661 × 10⁻7 kg, तो ये भी बड़ा अहम एमसीक्यूज है। अब स्टूडेंट्स, मैं आपको एटम का कॉन्सेप्ट या एटम कितना छोटा है बस इस बात से आप अंदाजा लगाएं कि जो आप एक फुल स्टॉप लगाते हो, एक नुक्ता लगाते हो, उसमें 2 मिलियन एटम होते हैं, यानी कि 20 लाख एटम उस फुल स्टॉप में होते हैं। तो अंदाजा कर लें कि एटम कितना छोटा होगा। एटम जो है एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। तो मैंने आज थोड़ा पढ़ाया क्योंकि पहला लेक्चर था, तो आपने और जो है ना आपने यहाँ से एमसीक्यूज भी आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने जो है ना इसको रीड करना है, इंट्रोडक्शन ऑफ एटम और एविडेंस को, और जो जो चीज़ें मैंने बताई एमसीक्यूज के लिए आपने उनको अंडरलाइन करना है। जिस तरह 500 नैनोमीटर या 0.2 नैनोमीटर वाला हो गया, या जो डायामीटर ऑफ एटम है, या जो मासेज रेंज है 1 AMU कितने के बराबर है, ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन है। इस तरह इनका जो है ना ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है। और इधर से कौन से आज़ादाना तौर पर रह सकते हैं और कौन से नहीं रह सकते, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है। और अपना एमसीक्यू शॉर्ट दोनों हैं, और एटम की डेफिनेशन शॉर्ट क्वेश्चन है। ये सारे आप लोगों ने एमसीक्यू और शॉर्ट क्वेश्चन में करने हैं। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। शुक्रिया।